प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है गुरुकुल धाम पे। आज की क्लास में हम जो संविधान सभा पढ़ रहे थे उसी के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि हम संविधान सभा में जो समितियां हैं वहाँ तक चर्चा कर पाए थे। तो आइए इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमने थोड़ी सी जो कल की क्लास में चर्चा की थी पिछली क्लास में, उसकी एक बार दोबारा से हम लोग देख लेते हैं। हमने क्या क्या सुझाव दिए थे कैबिनेट मिशन ने, उसके बारे में चर्चा की थी। इसके अलावा संविधान सभा के गठन की बात हमने की थी। चुनाव रिजल्ट क्या रहा था उसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, सारी लगभग महत्वपूर्ण जो मीटिंगें थी 11 दिसंबर 13 दिसंबर, ठीक है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में यहाँ पे हम लोग चल रहे थे, यहाँ तक चर्चा हम लोग कर चुके थे। ठीक है, झंडा समिति जेबी कृपलानी है, न्यायालय समिति एस वरदाचार्य है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1 नंबर पे जो थी। 2 नंबर पे संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, परामर्श समिति पटेल, झंडा समिति जेबी कृपलानी। एक चीज मैं रिपीट करता हूं बच्चों, झंडा जो समिति है इसके ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है, देखो 22 जुलाई 1947। शायद पिछली क्लास में हम चर्चा नहीं कर पाए थे। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको संविधान सभा ने 22 जुलाई को अपनाया था, यानी 22 जुलाई 1947 को। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हो रही थी उसमें अपनाया गया, स्वीकार किया गया। और इसी दिन 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। और मई 1949 को राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता है वो भारत ले लेता है। तो 2-3 बातें जो हैं वो ये अतिरिक्त हैं, इनको भी आप ध्यान रखें। तो मूल अधिकार समिति सरदार पटेल है, मूल अधिकार उप समिति थी उसके जेबी कृपलानी थे, सर्वोच्च न्यायालय समिति एस वरदाचार्य है, अल्पसंख्यक उप समिति जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे वही इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी, और प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये हम चर्चा कर चुके हैं। और आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि संघ और राज्य जहाँ भी आपको नाम दिखे वहाँ जवाहरलाल नेहरू करना है। नियम और संचालन समिति की बात आए तो नियम और संचालन आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करना है। परामर्श और मूल अधिकार समिति की बात आए, प्रांतीय समिति की बात आए, वहाँ सरदार पटेल करना है। और सर्वोच्च न्यायालय समिति में मैंने चर्चा की थी कि न्यायाधीश की तरह ही नाम लग रहा है एस वरदाचार्य, तो उस प्रकार से याद रह जाएगा। बाकी 1-2 समितियों के नाम आप और देख लेंगे तो एक बार देखने के बाद याद हो जाएंगे। और प्रारूप समिति हम चर्चा कर चुके हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके साथ साथ एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं, ये जो प्रारूप समिति थी इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। तो टोटल सदस्य संख्या थी 7। अब कई बार क्या होता है एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति का इनमें से सदस्य नहीं है, तो हमें 7 सदस्यों के नाम याद रहने चाहिए। ठीक है, 7 सदस्यों के नाम याद रहने चाहिए। तो देखिए अध्यक्ष तो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो भीमराव अम्बेडकर जी का नाम ऐसे ही याद रहेगा। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर सदस्य थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी सदस्य थे, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, AM माधवराव जो BL मिश्र की जगह पर अनबन होने के कारण त्यागपत्र दे दिया था। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको माधवराव ही नाम याद रखना है, माधवराव। ठीक है,
और टीटी कृष्णाचारी ये इसके 7वें सदस्य थे, जो डीपी खेतान की मृत्यु होने के बाद जो टीटी कृष्णाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। तो एक बार फिर रिपीट करता हूँ, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। इसके गठन की मैं बात करूँ तो 29 अगस्त 1947 को, कई बार प्रश्न यही सीधा पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और इसने अपना जो प्रारूप था वो 21 फरवरी 1948 को सौंपा था। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें आप, कई बार 21 फरवरी 1947 भी दे दिया जाता है ऑप्शन में, तो आपको याद रखना है प्रारूप 1948 में सौंपा था। आगे जब संविधान के वाचन होंगे उसी की भी हम चर्चा करेंगे, तो वहाँ भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि 21 फरवरी 1948 को जो है वो प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप सौंप दिया था, जबकि इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तो ये प्रारूप समिति के कुल जो सदस्य हैं वो सदस्य थे 7। कई बार सीधा सा यहीं से प्रश्न आ जाता है कि प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे, 7 थे। आइए बढ़ते हैं आगे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समिति थी, उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे मावलंकर। ठीक है, संविधान सभा के कार्यों संबंधी जो समिति थी उस समिति के अध्यक्ष थे पीवी मावलंकर। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। एक सदन समिति थी, उसके पट्टाभी सीतारमैया थे। ठीक है, तो ये जो है कुछ समितियां जो बनी थी संविधान सभा में, उन समितियों के अध्यक्ष थे। लेकिन फिर मैं एक बार आपको बता दूं कि संघ शक्ति समिति, राज्य समिति, नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति, मूल अधिकार समिति, ये वो समितियां हैं जो इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार प्रारूप समिति से प्रश्न आता है, तो ये एक बार आप लोग अच्छे से इन समितियों को देख लेंगे तो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी बातें। फिर समितियों से संबंधित जो प्रश्न आएगा वो एग्जाम में गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। एक बार फिर दोबारा से क्लास को देख लेना। ठीक है, कुल हमने 17 समितियों की बात की है। अब हम बात करते हैं कि हमारे संविधान सभा में जो प्रथम वाचन हुआ संविधान का, वो प्रथम वाचन जो है बच्चों साथियों वो होता है 4 नवंबर से 9 नवंबर को। ठीक है, बात कर रहे हैं 1948 को। अब प्रश्न ये बनता है यहाँ से कि संविधान का प्रथम वाचन जो है वो कब हुआ, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 से 9 नवंबर। तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को संविधान है, मैं कहूँ कि पहली बार पढ़ा गया। ठीक है, तो ये प्रथम वाचन है संविधान का जो 4 से 9 नवंबर को 1948 को हुआ। दूसरा हम बात करते हैं दूसरी बार या द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। यानी आप देख रहे हैं कि संविधान के 3 वाचन हुए, उन 3 में सबसे ज्यादा लंबा, आजकल प्रश्न की प्रकृति बदल गई है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सबसे लंबा कौन सा था। तो यहां अपने को याद है ना, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक संविधान का दूसरा वाचन द्वितीय वाचन हुआ। तीसरा वाचन है वो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। ठीक है, तो यानी हमारा संविधान जो है वो संविधान बनकर के तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान, भारतीय संविधान बनकर के तैयार हो गया था। तो ये तीसरा वाचन था, और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। देखिए इसी दिन हम बात कर रहे हैं 26 नवंबर की, तो 26 नवंबर को ही निर्वाचन और नागरिकता से संबंधित कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि संविधान बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 49 को, उस दिन कौन से या किससे संबंधित अनुच्छेद लागू किए गए। तो अगर आपको भाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाए तो निर्वाचन से संबंधित जो भाग है वो, और नागरिकता से संबंधित जो भाग है वो, उन भाग के कुछ अनुच्छेद जो हैं वो इसी दिन लागू हो गए थे। कुल अनुच्छेदों की मैं बात करूं तो वो 15 थे, जैसे 5, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67
379, 380, 388। अब यहाँ आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये कुछ तो नागरिकता और निर्वाचन से संबंधित ही नहीं है। तो मोस्टली अगर प्रश्न पूछा जाता है, अगर आपको ये पूछा जाए कि 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे, मोस्टली यही पूछा जाता है। तो 15 अनुच्छेद जो है वो लागू हो जाते हैं, और वो किससे संबंधित थे, तो वो निर्वाचन और नागरिकता से संबंधित थे। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान है वो बन करके तैयार हो जाता है। हमारे संविधान को बनने में बहुत आसान प्रश्न है, और सभी को पता है जो संविधान के बारे में अगर मैं कहूँ थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा जो संविधान है वो तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर को 15 अनुच्छेद जो है वो लागू हो गए थे। इसी दिन 299 सदस्य, देखिए 299 सदस्य थे। हमने बात की है पिछली क्लास को, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जो है प्लेलिस्ट में जाकर के उस क्लास को देखें, वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा था कि विभाजन के बाद सदस्य संख्या बची थी 299, और उसमें से भी मैंने आपको बताया था कि 229 प्रांतों से 70 रियासतों से, यानी कुल मिलाकर के 299 सदस्य संख्या बची थी। उन 299 में से इस दिन 284 सदस्य उपस्थित हुए थे। यानी सीधी सी हम बात करें तो 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। यानी संविधान की जकी बैठक हुई ना, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ, बी दिन 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। तो यानी संविधान पे हस्ताक्षर करने वाले कुल सदस्य संख्या तो पूछी जाए तो 284, ठीक है, 284 लोगों ने। एक चीज और बताना चाहूंगा बच्चों, देखिए हमारा जो संविधान बना उसमें कई बार ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि महिला सदस्य संख्या कितनी थी। तो कुल महिलाओं की संख्या की बात करूं मैं, अगर कुल महिला, तो कुल महिला सदस्य संख्या थी वो थी 15, ठीक है। कितनी थी? कुल महिला सदस्य संख्या थी 15, और इन महिला सदस्यों की अध्यक्षता जो थी वो थी हंसा मेहता, ठीक है। महिला अध्यक्षता कौन थी? हंसा मेहता। तो कुल सदस्य महिला अगर पूछ ली जाए तो कितनी होंगी? 15, ठीक है। तो देखिए इसी दिन जो है वो 284 लोगों ने साइन कर दिए थे, और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हो गया। सबको पता है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी को हम यादगार के रूप में, संविधान लागू होने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले भी आपको पता होगा, और नहीं पता तो पता करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, रावी नदी के तट पे, ठीक है, रावी नदी के तट पे जो है वो क्या हुआ था, और कैसे हम 26 जनवरी को यादगार दिन के रूप में मनाते थे, ताकि हमारा संविधान भी हमने 26 जनवरी को लागू किया कि उसी दिन को हम यादगार के रूप में मनाते रहें। तो आप लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कब से इस दिन को हम यादगार के रूप में मनाते आ रहे थे, ठीक है। आइए, तो संविधान सभा जो है उसके बाद समाप्त हो जाती है। अब संविधान सभा का कोई काम नहीं रहा, और संविधान सभा को हमने अंतरिम संसद में बदल दिया, ठीक है। संविधान सभा किस में बदली गई? अंतरिम संसद में। अब अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। तो इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 को, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी दिन का मतलब यहाँ 26 जनवरी मत समझना बच्चों, यहाँ 24 जनवरी की बात हो रही है, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद जो है वो सर्वसम्मति से क्या होते हैं? राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं कि अंतरिम संसद के उपाध्यक्ष थे पंडित नेहरू, ठीक है। यानी हाँ, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत हमने अपना लिया, और भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता 1949 में ली थी। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं।
निर्वाचन अध्यक्ष थे वो एस वारदाचार्य थे। अब देखिए संविधान के जो 3 वाचन हुए और उनके प्रारूप के अनुसार, यानी प्रथम प्रारूप, द्वितीय प्रारूप और तृतीय प्रारूप जो था, मैं सीधी सी बात करूं कि संविधान की जब पहली बार प्रारूप के ऊपर चर्चा हो रही थी, दूसरी बार हो रही थी, तीसरी बार हो रही थी, और उस समय कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट लगा लें आप, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, ठीक है। बाकी हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रथम प्रारूप के अनुसार संविधान में 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों की चर्चा हुई थी कि 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी मतलब संविधान में। उसके बाद द्वितीय प्रारूप जो हुआ तो उसमें अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई 386 और अनुसूचियां 8। अब देखिए जो तृतीय प्रारूप हुआ, यानी जब हमारा संविधान पूरा बनकर के तैयार हो गया और संविधान लागू किया गया, उस समय भी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। यानी संविधान के तीसरे प्रारूप के अनुसार अनुच्छेद कितने थे? 395 और अनुसूचियां कितनी थी? 8। भाग कितने थे? भारतीय संविधान के भाग हैं 22, अनुच्छेद हैं 395 और अनुसूचियां हैं वर्तमान में बताओ भाई कितनी है? 12। लेकिन उस समय अनुसूचियां कितनी थी? 8। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। भाग कितने हैं? 22। अनुच्छेद कितने हैं? 395। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर भाग 22 ही थोड़ी है, अनुच्छेद 395 ही थोड़ी है। तो देखिए भाग तो वही है, अनुच्छेद भी वही है, उपभाग है बढ़ गए हैं, इसी प्रकार से अनुच्छेदों में भी बढ़ोतरी हुई। लेकिन अगर सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाग कितने हैं, तो आज भी 22 है। अनुच्छेद कितने हैं? आज भी 395 है। अनुसूचियां कितनी? ये 12 है। देखिए पहली अनुसूची आपको पता होगा 1951, पहली का मतलब यहाँ 9वीं है, पहली वैसे नहीं 9वीं, यानी 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ठीक है, फिर 10वीं जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 10वीं सब जानते होंगे, 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल से संबंधित। 11वीं अनुसूची, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित 1992। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित। 73वें और 74वां संविधान संशोधन पढ़ा है, 73वें में 11वीं, 74वें में 12वीं। तो इस प्रकार से कुल अनुसूचियों की संख्या है 12। बाकी डिटेल से चर्चा करेंगे हम जब अनुसूचियों की क्लास होगी वहां। तो ध्यान रखें अभी अनुसूचियां कितनी है? 12। बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। अनुच्छेद 395 भाग 22, जबकि अनुसूचियां जो है वो 8 की जगह कितनी हो गई हैं? 12 हो गई है। तो संवैधानिक प्रमुख थे वो कौन थे? BN राव। अब एक चीज यहां गौर करने वाली है जो कि नोट लगा करके आपको दिख भी रही होगी कि विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के विचार या पाकिस्तान पृथक से संविधान सभा गठित की गई। यानी भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान के लिए पृथक से जो है वो संविधान सभा गठित की गई 3 जून के पश्चात, जिसको माउंटबेटन योजना कहते हैं। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन हुआ था, तो उसी में पूरा प्लान दिया था। तो उस समय जो हमारा जो बंगाल का जो क्षेत्र था, बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम का सिलहट जिला जो है, यहाँ के प्रतिनिधि अब भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, ये पाकिस्तान में चला गया था क्षेत्र। ठीक है, विभाजन के समय अगर आप लोगों ने विभाजन को पढ़ा है तो बड़ी समस्याएं आई थी भारत में, बड़ा दर्दनाक तरीके से विभाजन हुआ था। ज़्यादा डिटेल से तो मैं चर्चा नहीं करूँगा, थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ 1-2 मिनट। जब विभाजन हुआ तो विभाजन के समय लोगों को पता ही नहीं हम भारत में एक पाकिस्तान में होंगे। भारत का विभाजन हो रहा है, भारत के 2 टुकड़े हुए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। हालांकि कहानी आप लोगों ने सुन रखी है, मुस्लिम लीग बार बार मांग कर रही थी द्विराष्ट्र सिद्धांत की, 2 नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग ने जो दी थी कि भारत के 2 नेशन होंगे, एक पाकिस्तान और भारत, या आप कहते हैं कि धर्म के आधार पे होंगे, एक मुसलमानों के लिए अलग से देश होगा। कुछ भी कहें, 2 राष्ट्र सिद्धांत दिया था और द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पे ही भारत का विभाजन भी हुआ था, मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। तो उस समय जब विभाजन हुआ तो देखिए बच्चों, विभाजन हो रहा है साथियों और पता ही नहीं है कि हम भारत में हैं, पाकिस्तान में हैं। सोचो आप कि एक एग्जाम्पल से सोचें कि हमारे घर का बंटवारा हो रहा है और हमारे घर में मान लीजिए
मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, उनको दादा या दादी हैं, उनको ये नहीं पता है कि हम कौन से बेटे के साथ रहेंगे, और अचानक से एक बेटे के द्वारा ये कह दिया जाता है कि आप उसके पास चले जाइए, जबकि उनको वास्तविकता का पता ही नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत में जो लोग रह रहे थे, वास्तव में उनको पता ही नहीं था कि हम भारत में हैं या पाकिस्तान में। भारत का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जहाँ मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी में हो, बहुसंख्यक हो। ठीक है, हाँ हम कह सकते हैं कि सर जो ये बंगाल वाला, पंजाब वाला जो कुछ क्षेत्र है, ठीक है, असम का सिलहट जिला है, वहाँ मेजॉरिटी में मुस्लिम थे, बट ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। ठीक है, सभी जगह हिंदू और मुसलमान रहते थे। तो अचानक से ऐसे विभाजन हुआ और लोगों को इधर से उधर जाना पड़ा। कितने लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा और वो शरणार्थी बन करके रह गए। आज तक लोग जो हैं उस विभाजन के कारण, और कितनी महिला और बेटियों के साथ अत्याचार हुए। तो इस प्रकार की जो विभाजन की जो कहानी है वो अब हम कभी फिर क्लास में चर्चा करेंगे। तो सोचिए उस समय जो है वो विभाजन कैसा हुआ होगा। खैर, हम चल रहे थे कि बंगाल जो है, पंजाब है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है, असम का सिलहट जो जिला है, यहाँ के जो प्रतिनिधि थे ये भारतीय संविधान सभा के अब सदस्य नहीं रहे। आपको इतना याद रखना है, बंगाल, पंजाब, सिंध और असम का सिलहट जिला था, यहाँ के प्रतिनिधि भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। और पिछली क्लास में भी हमने चर्चा की है, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हैदराबाद के प्रतिनिधि अंत तक भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। अब हम बात करते हैं कि जो अंतरिम सरकार बनी, चूंकि हम बात करें 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होते ही संविधान सभा थी, वो संविधान सभा खत्म कर दी गई और संविधान सभा को बदल दिया गया अंतरिम सरकार में। तो वो जो अंतरिम सरकार थी, ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत 2 सितंबर 1946 को के दिन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो आपको याद रखना है 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और इसमें देखिए मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो शामिल नहीं हुए थे। शुरू की बात कर रहे हैं हम, 2 सितंबर 1946 को मुस्लिम लीग के जो सदस्य हैं वो शामिल नहीं होते। तो 2 सितंबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होती है। बाद में देखिए 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया जाता है और उस पुनर्गठन में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य जो है वो इसमें शामिल होते हैं। तो देखिए शुरू में जब 2 सितंबर 1946 को जो हमारी अंतरिम सरकार थी, उस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग है वो शामिल नहीं होती है, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को जो है अंतरिम सरकार का पुनर्गठन जो किया जाता है उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल होते हैं। ये हम बात कर रहे थे कैबिनेट मिशन के तहत जो अंतरिम सरकार गठित की गई, और इसके उपाध्यक्ष जो है अंतरिम सरकार के वो बनाए गए थे नेहरू, और इनके पास थे विदेशी मामले व ठीक है विदेशों से संबंधित मामले। पटेल के पास था गृह, सूचना और प्रसारण। बलदेव सिंह थे वो रक्षा मंत्री थे। जॉन मथई उद्योग तथा आपूर्ति विभाग। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। ठीक है, CH भाभा कार्य खान तथा बंदरगाह से संबंधित प्रभार। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। आसफ अली रेलवे और जगजीवन राम श्रम मंत्री। अब हम बात करते हैं कि मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उनको कौन कौन सा प्रभार मिला था। तो लियाकत अली वित्त थे, चुंद्रीगर जो थे उनको वाणिज्य, अब्दुल नस्तर को संचार, और जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो विधि मंत्री थे। तो 15 अगस्त 1947 तक ये सरकार है वो चली थी। अब देखिए हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान से संविधान सभा में कौन कौन जो लोग हैं वो उपस्थित हुए। ठीक है, तो कौन सी रियासत से कौन गया था उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो जो मुख्य हैं, वैसे कोशिश हमने की है कि सभी को ले लिया जाए। राजस्थान वाले जो हैं उनकी सभी की चर्चा हमने की, क्योंकि आजकल इस प्रकार से भी जो हैं वो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं वो विशेष रूप से इस इंडेक्स को देखें। तो मुकुट बिहारी लाल जो थे वो अजमेर मेरवाड़ा से थे। तो ये पूछा जा सकता है कि ये हम रियासतों की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारियों की बात नहीं कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की हम आगे चर्चा करेंगे। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव है वो अजमेर मेरवाड़ा से थे। माणिक्य लाल वर्मा हम जानते ही हैं, सभी जानते हैं, आप विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं कि माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से थे। तो कुछ याद नहीं करना आपको, उदयपुर से गए थे माणिक्य लाल वर्मा। इनके साथ साथ उदयपुर से एक और थे बलवंत सिंह मेहता, तो ये भी उदयपुर से थे और ये भी उदयपुर से थे। तो माणिक्य लाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता थे वो उदयपुर से थे। मुकुट बिहारी लाल अजमेर मेरवाड़ा से थे। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से थे।
दलेल सिंह कोटा, तो दलेल सिंह थे वो कोटा से थे। गोकुललाल असावा, ठीक है, इनका भी नाम सुन रखा होगा। और अगर आप राजस्थान का जीके आपने पढ़ा है तो निश्चित सी बात है गोकुललाल असावा को आप जानते हैं। तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा से ही थे और शाहपुर भीलवाड़ा से ही ये संविधान सभा में गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं राज बहादुर थे, वो भरतपुर से थे। राज बहादुर जी कहाँ से थे? भरतपुर से। हीरालाल शास्त्री को कौन नहीं जानता, ये जयपुर से ही थे। सरदार सिंह खेतड़ी से थे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, सरदार सिंह थे वो खेतड़ी से थे। तो ये हमारी संविधान सभा में जो राजस्थान के रियासतों से प्रतिनिधि गए थे उनकी हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी थे, वो प्रशासनिक अधिकारी तो 4 ही नाम आपको याद रखने हैं। सर वीटी कृष्णाचारी जो थे वो थे जयपुर से, ठीक है, वीटी कृष्णाचारी जयपुर से थे। CS वेंकटाचारी जोधपुर से थे। सरदार KM पणिकर बीकानेर से थे। सर T विजय राघवाचारी उदयपुर से थे। तो ये 4 प्रशासनिक अधिकारी भी राजस्थान की रियासतों से संविधान सभा में थे। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सर वीटी कृष्णाचारी जयपुर, CS वेंकटाचारी जोधपुर, सरदार KM पणिकर बीकानेर और सर T विजय राघवाचारी उदयपुर से थे। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अधिवेशन हैं वो कुल 12 होते हैं। कई बार सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो कुल अधिवेशनों की मैं बात करूं तो कितने हैं? 12, ठीक है, कुल अधिवेशन होते हैं 12। हो सकता है आपने कहीं 11 भी पढ़े हों, आज इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना। अगर किसी ने 11 पढ़ रखे हैं तो कुल अधिवेशन हुए थे 12, क्योंकि 24 जनवरी को जो हुआ था ना वो लास्ट अधिवेशन था, इसलिए हम उसको अंतिम मीटिंग के रूप में तो देखते हैं बट अधिवेशन नहीं मानते, लेकिन वो भी एक अधिवेशन था, इसलिए 12 अधिवेशन हुए। तो कुल अधिवेशन हुए 12। अब देखिए कुल 12 अधिवेशन हुए और कुल मीटिंगों की मैं बात करूं तो कुल मीटिंग जो दिन है वो 167 दिन चली थी, ठीक है। तो 167 दिन ये जो है अधिवेशन चले थे। कैसे कैसे चले थे हम चर्चा करते हैं। 12 अधिवेशन, तो पहला हुआ है 9 दिसंबर से 23 दिसंबर, यानी 9 से 23 दिसंबर 11 दिन, ठीक है। पहला होता है 9 से 23 दिसंबर, यानी कुल बैठकों की मैं बात करूं तो बैठकें हुई है 11। दूसरा होता है 20 जनवरी से 25 जनवरी। अब जब 20 से 25 हुआ तो 5 दिन, तो बैठकें हुई है 5। तीसरा अधिवेशन होता है वो 28 अप्रैल से 2 मई, तो ये भी 5 दिन, तो बैठकें हुई है 5। फिर चौथा अधिवेशन होता है वो होता है 14 जुलाई से 31 जुलाई 1947, और ये होता है 14 डेज, तो कुल बैठकें आ जाएंगी 14 दिन। अगला जो 5वां अधिवेशन होता है वो होता है 14 अगस्त 1947 से 30 अगस्त 1947, यानी 11 दिन चलता है। बैठकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। छठा जो अधिवेशन होता है वो 27 जनवरी 1948 को होता है, तो एक ही दिन होता है, इसलिए बैठकों की संख्या हो गई 1। सातवां जो अधिवेशन है वो होता है 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1948, खूब लंबा चलता है, 36 दिन, तो बैठकों की संख्या हो गई 36। आठवां जो होता है वो 16 मई 1949 से 16 जून 1949, 23, बैठकों की संख्या हो गई 23। ये बैठकों की संख्या इधर जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये जो हम बात कर रहे हैं ये बैठकों की संख्या की, इतनी बैठकें हुई थी इसमें, ठीक है। और 9वां जो है वो 30 जुलाई से 18 सितंबर, इसमें बैठकों की संख्या आ जाएगी 38। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ तक ध्यान से देखें। 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 11 दिन पहले अधिवेशन में बैठक होती है 11 दिन। दूसरा 20 जनवरी से 25 जनवरी, इसमें बैठक होती है 5 दिन। 28 अप्रैल से 2 मई, बैठकों की संख्या आ जाएगी 5 दिन। 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947, बैठकों की संख्या आ जाएगी 14 डेज। 14 अगस्त 1947 से 30 अगस्त 1947, बैठकों की संख्या आ जाएगी 11। 27 जनवरी 1948 में बैठकों की संख्या 1। 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी, बैठकें हुई हैं 36 डेज। 16 मई 1949 से 16 जून, बैठकों की संख्या है 23। 30 जुलाई 1949 से 18 सितंबर 1949, बैठकों की संख्या है 38। और 10वां जो अधिवेशन है वो 6 अक्टूबर 1949 से 17 अक्टूबर 1949, यानी 10 दिन, बैठकों की संख्या आएगी 10 दिन। 11वां अधिवेशन है वो 14 नवंबर से 26 नवंबर, जो हम बात कर रहे थे तृतीय वाचन में, तो कुल 12 दिन बैठकों की संख्या। और अंतिम जो 12वां अधिवेशन है वो होता है 24 जनवरी 1950 को, बैठकों की संख्या आ जाएगी 1, तो कुल बैठकें हुई है 167। तो कुल बैठकें कितनी है? 167। कुल अधिवेशन कितने हैं? 12, ठीक है।
इस प्रकार से हमारी जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में कुल अधिवेशन हुए, 167 दिन बैठकें हुई। एक बार फिर आप लोग इसको देखेंगे अच्छे से, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप लोग ये नहीं याद कर पा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तक के एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न नहीं आया है कि ये पूछ लिया गया है कि बताओ 10वां जो अधिवेशन है वो कब से कब चला, कितनी बैठकों की संख्या, लेकिन ये प्रश्न आ जाते हैं 12 अधिवेशन 167 बैठकें। तो ये जरूर आप याद रख लें। बाकी ये नहीं भी रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, और अगर जो बच्चे अच्छे से कर पा रहे हैं उनको तो करना ही है, क्योंकि छोड़ना कुछ नहीं है। इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है। जितना मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है उतना हमें याद करना है, और अच्छे एग्जाम में अपने को अच्छी पोजीशन लेके आनी है, अच्छी रैंक के साथ अगर सेलेक्ट होना है तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट आप खुद बताने लग जाओगे कि ये इम्पोर्टेंट है। फिर भी हमारी तरफ से प्रयास रहता है कि थोड़ा अनुभव जो है उसका बच्चों को फ़ायदा मिल जाए, बस यही इम्पोर्टेंट होता है। बाकी मेहनत आप लोगों को खुद को करनी पड़ेगी। तो बता दे आज की क्लास किसी की लगी था, अगर अच्छी लगी है तो इन शेयर कर दे, चैनल ने सब्सक्राइब कर ले, और अगर नहीं अच्छी लगी तो कोई बात को नहीं, शेयर करने की ज़रूरी को नहीं। और थाना अगर अच्छी लगी है तो इन शेयर करो, बाकी बच्चा भी को फ़ायदा उठा ले। तो आप संविधान सभा के बारे में चर्चा करिए। मिला एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।